आज 11 जुलाई है और आज विश्व जनसंख्या दिवस है। आज यूपी के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति पेश करने जा रहे हैं और इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण के लिए यूपी के लॉ कमीशन ने एक मसौदा भी तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही योगी सरकार को सौंप दिया जाएगा। इस पर सरकार क्या फैसला लेगी ये तो आगे की बात है, लेकिन मसौदे में लिखी हुई बातों से कहीं ना कहीं राजनीति जरूर गर्म हो गई है। लेकिन आज का ये दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज जनसंख्या नीति योगी आदित्यनाथ पेश करने जा रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज प्रदेश के लिए जनसंख्या नीति लाने जा रही है। क्या होगा इस नीति में, बात करेंगे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से। पाठक जी, क्या ला रहे हैं नीति और क्या होगा उसमें, क्या सुविधाएं मिलेंगी क्या कुछ लोगों को जिनकी जो परिवार नियंत्रण करके चलें? दरअसल अपने उत्तर प्रदेश के लिए और भारत के लिए जनसंख्या एक बहुत बड़ी चुनौती है और लगातार सरकार इस बारे में लोगों को सजग करती रहती है कि हम लोग बच्चों को बहुत अधिक पैदा ना करें और उतने ही बच्चों को हम पैदा करें जिनकी हम परवरिश अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इस संबंध में सरकार ने आज चूँकि विश्व जनसंख्या दिवस है, ऐसे अवसर पर जनसंख्या नीति घर घर पहुंचाने का निर्णय लिया है। हम सबको जागरूक करेंगे कि कैसे जनसंख्या को हम नियंत्रित कर सकते हैं। जो हमारे स्वास्थ्य विभाग है इस बारे में पूरा प्लान बना करके आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसके बाद मुख्यमंत्री जी से जारी करेंगे। लेकिन इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जिन लोगों के 2 बच्चे होंगे उनको तो बहुत फायदे मिलेंगे, लेकिन जो ज़्यादा बच्चे करेंगे उनके कई प्रमोशंस रोक दिए जाएंगे अगर वो सरकारी कर्मचारी हैं, या उनको कई सारी योजनाओं से, सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। चल, किसी भी योजना को अगर हम प्रमोट करना चाहते हैं तो उस योजना के तहत कुछ लोगों को आकर्षक लाभ देने का भी एक सरकार काम करती है। इस योजना के तहत जिसके 2 बच्चे होंगे या 2 से कम बच्चे होंगे उनको हम इंक्रीमेंट देंगे और अन्य योजनाओं में भी अधिक से अधिक लाभ प्रदान करेंगे। लेकिन जो सरकार की जो एडवाइजरी है उसका उल्लंघन करेंगे उसके तहत उनको सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। बट ये एक सवाल ये भी है कि जनसंख्या कानून भी लाने जा रहे हैं, आप तो कानून मंत्री हैं और लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन करी, इसका ड्राफ्ट भी अपलोड किया है, लोगों से सुझाव मांगे हैं। उस कानून में क्या क्या प्रावधान है, उसमें तो सख्ती की जा रही है। दरअसल अभी जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात है, अभी उस विषय में सरकार के समक्ष कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन हमारा जो विधि आयोग है उसका एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। उस ड्राफ्ट तैयार होने के बाद जब सरकार के समक्ष आएगा तो उस पर हम गंभीरतापूर्वक विचार करके अपने संबंधित उच्च अधिकारियों को हम हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। लेकिन अभी तक जो है सरकार जो वर्तमान में जनसंख्या नीति है उसके तहत हम काम कर रहे हैं। लोगों से घर घर जाकर हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो अपील करेंगे कि कृपया जो जनसंख्या है उसको नियंत्रित करें। जो परिवार नियोजन के संसाधन जो उपलब्ध हैं, पहले से जो नीतियां हैं उनका उपयोग में लाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो हम आपको समय समय पर प्रमोट करेंगे या उनके प्रमोशन की जो योजनाएं हैं उनको हम लाभ पहुंचाएंगे। जैसे इंक्रीमेंट की भी बात आई है और प्रवेश की भी बात आई है और सर्विस में भी आपको हम कहीं न कहीं अधिक लाभ देने जा रहे हैं। टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि जनसंख्या की समस्या तो पूरे भारत देश की है और उत्तर प्रदेश में इसको ला रहे हैं जब 2022 का चुनाव आने वाला है। दरअसल ये विपक्ष के पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है, वो हमेशा टाइमिंग पर ही सवाल उठाते हैं। हमारी सरकार लगातार चलने वाली सरकार है और हम बूथ से लेकर के और प्रदेश तक के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के राउंड द क्लॉक जनता के हित के लिए काम करते हैं। विपक्ष जबकि सिर्फ कुर्सी की चिंता करता है, हम लोगों को कुर्सी की चिंता न होकर विपक्ष के बजाय हम जनता के हित के लिए, उनके लाभ के लिए, उनके लिए काम करते हैं और लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जुटे रहते हैं। विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो जानबूझ करके एक वर्ग विशेष को टारगेट करती है। पहले लव जिहाद कानून लाया गया, उसके बाद ये जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रहे हैं, तो ये जानबूझ करके एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं जिससे कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर ले भाजपा। विपक्ष को लगता है कि वोट ही सब कुछ है। हम सर्वधर्म सर्वभाव की व्यवस्था को लेकर आगे चलते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। हम सबको भरोसे में लेकर चलना चाहते हैं। मुस्लिम समाज के लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूं, आप यदि आपके 2 बच्चे होंगे तो आप व्यवस्थित ढंग से उनका लालन पालन कर पाएंगे, उनको पढ़ा पाएंगे, उनको लिखा पाएंगे। हम देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे जिनके यहाँ अधिक हैं, 8 या 10 बच्चे हैं, वो पढ़ाई लिखाई में भी कमज़ोर रहते हैं या स्कूल नहीं जा पाते या ऐसे काम धंधों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जहाँ पर पढ़ाई का कोई योगदान नहीं है। इससे प्रदेश विकास में पिछड़ता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो साइकिल मिस्त्री हैं या ऑटोमोबाइल
ट्रेड से जुड़े लोग हैं, जो मिस्त्री हैं या जो छोटा मोटा काम करते हैं, जो कबाड़ बीनते हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं। हम सबको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। मेरी मुस्लिम समाज के मित्रों से, भाइयों से भी अपील है, कृपया परिवार नियोजन को अपनाएं और प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपनी मदद करें। तो कानून मंत्री उत्तर प्रदेश के बृजेश पाठक, जिनको आप सुन रहे थे, जिन्होंने ड्राफ्ट को लेकर कहा कि ड्राफ्ट अभी तैयार हो रहा है, उनके पास आया नहीं है, जब वो आएगा तब उस पर विचार किया जाएगा। और देखिए इसी को लेकर, क्योंकि आज बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसंख्या नीति लागू करने जा रहे हैं। 11:30 बजे वो इसे लागू करेंगे और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सवाल भी इसे लेकर उठाए जा रहे हैं। मेरे साथ कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद असीम वकार हमारे साथ AIMIM के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। SDPI के सचिव तस्लीम अहमद रहमानी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और VHP के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले पंकज झा, हमारे संवाददाता पंकज झा का रुख कर लेते हैं। पंकज, बड़ा दिन, क्योंकि शुरुआत से ये भी एक ऐसा मुद्दा था जो सरकार के एजेंडे में शामिल रहा था। कानून तो हालांकि अभी उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, लेकिन नीति आज लागू होने जा रही है। जो है और जो कानून जिसको बनाने की बात हुई, ड्राफ्ट दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नीति में तो हम किस तरीके से परिवार नियोजन को बढ़ावा दें, कैसे जागरूकता फैलाएं ताकि लोग आबादी को कंट्रोल करें, लेकिन उसमें कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं है। अगर कोई इस तरीके की बात नहीं करता, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ये जिस कानून की बात अभी कानून मंत्री यूपी के बृजेश पाठक कह रहे थे, जिसका मसौदा तैयार हो गया है, उसमें कुछ सीनियर जजों से भी राय मशविरा किया जा रहा है, आम पब्लिक से भी। अगर वो लागू हो गया तो फिर तस्वीर बदलेगी। वैसे भी इस बात पर जो लोग विरोध कह रहे हैं, कई राज्यों में तो 2 बच्चों से ज्यादा के चुनाव लड़ने पर रोक है, सरकारी नौकरी में उस पर भी रोक है, पहले भी कुछ राज्यों में है। लेकिन जाहिर सी बात है, क्योंकि कुछ महीनों बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव हैं और कुछ लोग इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि राजनीति के बिना कोई बात हो नहीं सकती, तो आरोप प्रत्यारोप से चलते रहेंगे। लेकिन अगर ये कानून लागू हो गया तो चीजें बदलेंगी, तस्वीर भी बदलेगी। ठीक है, चलिए अब मेहमानों का रुख कर लेते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ सैयद असीम वकार, सबसे पहले आप ही से आपका रिएक्शन ले लेती हूँ, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि अगर प्रदेश का विकास चाहिए तो ये कानून लाना होगा और उसके पहले नीति की बात वो कर रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। आपका क्या स्टैंड है इससे लेकर? देखिए मैडम, मैं अभी बृजेश पाठक जी के बयान को सुन रहा था। वो सारी अपील मुसलमानों से कर रहे हैं कि मैं मुसलमानों से भी अपील करता हूं, और उन्होंने कहा कि 10-10 बच्चे, 7-7 बच्चे, 8-8 बच्चे। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद से लेकर आज तक जिनकी तादाद 84% थी, उनकी आबादी कितनी बढ़ी और कितनी कम हुई, और जिनकी 14% थी उनकी कितनी बढ़ी, कितनी कम हुई, इसको पहले साफ कर दीजिए। ये जो RSS और बीजेपी की तरफ से भ्रांति देश में फैलाई जाती है कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करता है, ज़्यादा बच्चे पैदा करता है, इसको ख़त्म कीजिए। आप जो बिल लेकर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो खाली मुसलमानों पे लागू करेंगे या किसी और पे लागू नहीं करेंगे। देश में जितने भी कानून हैं मुसलमान उन सबको मानता है। हाँ। आगे भी जो कानून आप लाएंगे उसको मानेंगे। सैयद असीम, सीधी सी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको ये बताना चाहिए कि 7 बच्चे किसके हैं, 8 भाई बहन किसके हैं, 6 भाई बहन किसके हैं। मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर 1951 के जनसंख्या का जो काउंटिंग हुई थी, जनगणना हुई थी, उस वक्त अगर कांग्रेस ने यह कानून सख्ती से लागू कर दिया होता और पालन करा लिया होता, तो जो आज यहाँ जनसंख्या कानून लाने की बात कर रहे हैं, ये बहुत से नेता और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ये पैदा ही ना हुए होते। नहीं, आप अगर उस वक्त कानून बना दिया, मैं आपकी बात से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सैयद असीम, आप हिंदू और यहाँ हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर बनता है या इस पर अगर बात होती है तो ये तो पूरे प्रदेश के लिए है ना। और इस कानून में, इस ड्राफ्ट में, हालांकि अभी वो उस पर काम हो रहा है, इसमें कोई हिंदू या मुस्लिम, उनके बच्चे, इसका जिक्र तो नहीं है। नहीं मैडम, यही मेरा कहना है कि जब आप जिक्र बिल में नहीं करते हैं और आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है, तो आपके नेता गली मोहल्लों में खड़े होकर, मंचों पे खड़े होकर मुसलमानों को दोषी को ठहराते हैं। ये बिल पेश करके ये साबित किया जा रहा है कि मुसलमानों को तकलीफ होगी। कोई तकलीफ नहीं होगी हमें। अच्छा। किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। ना हम पर पाबंदी लगाई जा रही है और ना हम इस स्टैंडर्ड में आते हैं।
हम बाकी लोगों से ज्यादा अक्लमंद हैं। ठीक है, मैं आपका सवाल तो आप अश्विनी मैसेज दे रहे हो, उपाध्याय से पूछूंगी, लेकिन मैं आपकी बात जो समझ पा रही हूँ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप इसको समर्थन दे रहे हैं। अगर सरकार लेकर आती है तो AIMIM खड़ी रहेगी उसके साथ। मैडम मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार को साथ साथ ये भी बोलना चाहिए कि आसिम वकार के कितने बच्चे और लालू जी के कितने बच्चे। नहीं, फिर आप वही बात सरकार को बताना चाहिए कि आसिम वकार के भाई बहन, इसका समर्थन कर रहे हैं। मैं मोदी जी कितने भाई बहन, इस पर आपका जवाब चाहती हूं। योगी जी कितने भाई बहन। हाँ, यहाँ एक एक परिवार की बात नहीं हो रही ना सैयद असीम वकार। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर ये कानून लाया जाता है तो आप इसके साथ खड़े हैं। मैडम एक परिवार की बात कहां कर रहा हूं, जिम्मेदार परिवारों की बात कर रहा हूं। मैडम एक परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, जिम्मेदार परिवारों की बात कर रहा हूं। मैंने कहा आप मुझसे कह रहे हैं कि समर्थन कर रहे हैं, देखिए ये नीति किसी एक या दो परिवार की नहीं, या किसी पढ़े लिखे या फिर किसी ऐसे परिवार की नहीं जिसमें अशिक्षा हो। यहाँ तो हम सबकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपका जवाब ले लेती हूँ। अश्विनी उपाध्याय, कौन है जो भड़काने का काम कर रहे हैं या फिर एक धर्म विशेष को यहाँ पर टारगेट करने की बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं सैयद असीम वकार? देखिए सिरिन, आज बहुत गंभीर बहस हो रही है और ये एक ऐसे विषय पे बहस हो रही है जिसपे एक अच्छा कानून बन जाएगा तो मेरा मानना है कि भारत की 50% समस्या खत्म हो जाएगी। हम लोग हमेशा से बचपन से सुनते आए हैं, जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ। अब जरा देखिए हमारे देश की, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ है और ब्राजील की जनसंख्या भी 22 करोड़ है, जबकि ब्राजील का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का 10 गुना ज्यादा है। अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि यह समस्या राष्ट्रीय है, आज नहीं तो कल कानून तो केंद्रीय भी बनेगा। अगर हम भारत की बात करें, रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना है सिरिन और जनसंख्या मात्र 15 करोड़ है। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, जनसंख्या मात्र 4 करोड़ है। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, जनसंख्या मात्र 144 करोड़ है। और चीन में 144 करोड़ का मतलब 144 क्योंकि 100% बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं और 24 घंटे के बाद 24 घंटे के अंदर उनका एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाता है। इसी तरीके अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, जनसंख्या मात्र 33 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, जनसंख्या मात्र 2.5 करोड़ है। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर हम समस्याओं की रूट काज एनालिसिस करें तो जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण की समस्या, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन की समस्या, बढ़ते अपराध की समस्या, इन सभी समस्याओं का मूल कारण जो है सिरिन, वो जनसंख्या विस्फोट है। तो मुझे लगता है कि इस समय ये समय है कि सभी पार्टियां, सभी बुद्धिजीवी, हमारे वकार भाई, सब लोग अब ये बताएं कि इस कानून को और कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, कैसे कठोर बनाया जाए। और जहां तक बात है कर रहे हैं ना अश्विनी, आप समय की बात कर रहे हैं, उनका भी यही ऐतराज है। ये समय क्यों चुना गया? 4 साल थे ना उस पर, तब क्यों नहीं आपने बात की? अब जब चुनाव नजदीक है, उनका यही ऐतराज है। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, मैं बाकी लोगों से पहले रिएक्शन ले लूं। तस्लीम, मैं आ रही हूँ सर। तस्लीम अहमद भी हमारे साथ हैं। तस्लीम अहमद रहमानी, क्या कहेंगे इस पर आप? दिक्कत होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? अगर ऐतराज है आपको तो उस पर ऐतराज है क्या? देखिए, मैंने इस बिल की, ड्राफ्ट बिल का पूरा अध्ययन कल ही कर लिया था। ये 18 पेज पे 7 चैप्टर्स के साथ 24 सेक्शंस एंड सो मेनी सब सेक्शंस के साथ बड़ा कंप्लीट बिल है अपने आप। मैं इस बिल की तारीफ करूंगा क्योंकि किसी पढ़े लिखे लोगों ने बनाया, सरकार ने नहीं बनाया, लॉ कमीशन ने बनाया। बिल्कुल। और जनसंख्या का इशू इतना इम्पोर्टेंट इशू है और इतना विस्फोटक, जो लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया अश्विनी जी ने, कि मैं अगर किसी सरकार में इस प्रदेश पे या सेंटर में होता तो कोई काम करने से पहले जनसंख्या का कानून में पहले ले आता। ये राजनीति का विषय नहीं है, इलेक्शन जीतने का विषय नहीं है, धार्मिक विषय नहीं है, ये नेशनल इशू है और इस पे एक सेंट्रल पॉलिसी होनी चाहिए। राज्यसभा में बिल आके, प्राइवेट मेंबर बिल पड़ा हुआ है, आज तक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको टेकअप करने तक की जहमत नहीं की। हम 2040 तक या 2030 और 40 के बीच में दुनिया की सबसे बड़ी संख्या बन जाने वाले, जबकि ना हमारे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, हमारा BPL बढ़ता चला जा रहा है, लो पॉवर्टी लाइन, हमारे रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे, हमारी ज्योग्राफी नहीं बढ़ रही, मगर पॉपुलेशन बढ़ रही है और वो सबकी है। लेकिन हमारा जो ऐतराज इस बिल पे है वो टाइमिंग्स तो अपनी जगह है ही कि आपने इलेक्शन पर्पस से इसको ले आया और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी 1 साल के बाद होगा, वो ठीक है, उसको मान लिया। लेकिन आपने इसमें जो इंसेंटिवाइज करने का जो एक प्रोविजन आपने अच्छा किया है, उसके अलावा आपने जो इसमें सबसे खराब काम किया वो ये है कि आप अगर इसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जोड़ देंगे
तो इसका बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि पंचायत राज हमारी डेमोक्रेसी की बैकबोन है। मैंने राकेश सिन्हा से भी कहा था जब वो राज्यसभा में बिल ला रहे थे, मैंने उधर देहरादून वाले हमारे जो एक्टिविस्ट हैं उनसे भी कहा था, आप पॉजिटिव एक्शन लाइए तो आप वहां लाइए जहां पर आप इंक्रीमेंट रोक दीजिए, ठीक है, आप सर्विसेज को रोक दे, बट एजुकेशन के सेक्टर में और डेमोक्रेसी के सेक्टर में आप इसको पॉजिटिव ना बनाइए, क्योंकि आपने वहां पर अगर बिल्कुल लोअर लेवल पे पंचायत राज में आपने अगर कमर तोड़ दी, हमारे गरीब जो हमारा दलित है, हमारा ओबीसी है, हमारे ट्राइबल्स है, आप उनको हटा देंगे सामने से, बहुत दूर कर देंगे। वही अब और भी 2-3 छोटे-छोटे ऐतराज है उस पर जो करेक्टिव है, आप उन्हें आगे बताइएगा, तस्लीम उनको करेक्ट किया जा सकता है। आप आगे बताइएगा। मैं अश्विनी आपके पास आऊंगी ताकि आप इसका जवाब दें, लेकिन पंकज मैं चाहती हूँ आप एक बार दर्शकों को भी बताइए, क्योंकि बहुत लोगों में कंफ्यूजन ये भी है कि नीति और जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है उसका ड्राफ्ट अभी तैयार हो रहा है, लोगों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं, लेकिन जो नीति आज लागू हो रही है मकसद क्या है उसका? देखिए, ये तो एक प्रावधान है और हर 10 साल के लिए जनसंख्या नीति लाई जाती है। आज पॉपुलेशन डे है, उस पर 10 साल के लिए, अगले 10 सालों के लिए, यानी 2021 से 2030 तक के लिए कैसे कंट्रोल करेंगे आप, उसके लिए जैसा हम बार बार कह रहे हैं, हमारे जो डिबेट में बैठे हैं हमारे एक्सपर्ट, वो सब कह रहे हैं कि क्या है कि इस जनसंख्या नीति में आप कोई पिनिटिव एक्शन नहीं ले सकते, आप किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। जैसे भी चर्चा कर रहे थे वो कि पंचायत चुनाव या स्थानीय निकाय चुनाव में 2 से अधिक बच्चे वाले जो हैं उनको चुनाव नहीं लड़ने जाता, ऐसा नीति में नहीं है। नीति में तो है कि आप किस तरीके से प्रचार प्रसार कर सकते हैं, परिवार नियोजन का, हेल्थ क्लब कैसे बना सकते हैं, लोगों को जागरूक कैसे कर सकते हैं, उसमें इस तरीके के अवेयरनेस ला करके पॉपुलेशन कंट्रोल की बात है। ठीक है, कोई नई बात नहीं है वो नीति। ठीक है, नहीं आप वो वही समझा रहे हैं, पंकज आपको भी वही समझा रहे थे कि नीति में दरअसल किसी के ऊपर कुछ थोपा नहीं जा रहा है, जागरूक करने की एक कोशिश है लोगों को। मैं एक बात इजाफा कर देता हूं, सैयद असीम वकार 1976 में इंदिरा गांधी लेकर आई थी जो नीति, उसमें उन्होंने जो सख्ती की, 80 लाख लोगों की नसबंदी जबरन करवा दी गई। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी ये पूरी की पूरी पॉलिसी खराब हो गई और वो जो इम्प्लीमेंटेशन उसका होना चाहिए, मैं भी वही बोल रही हूँ ना। अगर देखिए, ड्राफ्ट पे काम हो रहा है, लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं, कोई जबरन किसी पर कुछ थोपा जा रहा है ऐसा तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, और ना ही इस नीति में कुछ है। ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास। सैयद असीम वकार, सैयद नहीं होना चाहिए वॉन आप तब कीजिए ना जब ऐसा कोई ड्राफ्ट या फिर ऐसा कोई आपके सामने मसौदा है जिसमें इस बात का जिक्र हो, तब आप वॉन कीजिए, तब आप वॉन कीजिएगा। ठीक है, सैयद असीम वकार। देखिए, मैं अश्विनी साहब को सुन रहा था। अश्विनी साहब, आपने बहुत सी कंट्रीज के क्षेत्रफल और उनकी जनसंख्या बताई, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन जिन जगहों के बारे में आपने जिक्र किया है वहां के ऊपर कभी किसी कंट्री में किसी बहुसंख्यक ने किसी अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर यह आरोप नहीं लगाया होगा कि इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, इससे जनसंख्या का बहुत विस्फोट हो गया है और ये काबिज हो जाएंगे, कल को कब्जा कर लेंगे, हमको भगा देंगे। इसको आपको मानना पड़ेगा। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि ये जो जनसंख्या है ये एक टाइम बम है और ये अपने वक्त के हिसाब से अगर फटा तो ये सबको लेकर चला जाएगा, बहुत नुकसान होने वाला है। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि अगर आप जनसंख्या बिल बना रहे हैं, टाइम बम में फट जाएगा, कोई भी बिल बना रहे हैं, बिल्कुल बढ़ेगा मैडम। ये हम लोग आज की बहस, ये हमारा देश, आज की बहस में ये हमारे बच्चों का भविष्य है। बहस में सबसे अगर हम आज अपने बच्चों के लिए नहीं सोचेंगे तो उनको आने वाले दिनों में ना पानी मिलेगा, ना अनाज मिलेगा लोगों को। ये हमको सोचना है, इस पे एक सख्त कानून लाने की जरूरत है। नहीं वकार भाई, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। जरूरत है वकार भाई, मैं आपकी बात को आगे, ऐसा बिल चाहिए हमारे मुल्क में। वकार भाई को सुन लीजिए, सैयद असीम वकार। हाँ बोलिए अश्विनी। वकार भाई, हाँ, आज की देखिए सिरिन, आज की डिबेट कितनी अच्छी है कि सब लोग सहमत हैं, कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं लेकिन सब लोग कह रहे हैं, कोई टाइम बम कह रहा है, कोई विस्फोट कह रहा है, हमारे रहमानी भाई ने कहा बहुत जरूरी है, सबसे पहले मैं लाता इसको। तो अब हो क्या रहा जरा समझिए, हमारा क्षेत्रफल सिरिन दुनिया का 2% है, हमारे पास पानी दुनिया का मात्र 4% है, जबकि जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो गई। कहने का मतलब 2% जमीन पे दुनिया की 20% आबादी पहले से रह रही है, 4% पानी को दुनिया की 20% आबादी पी रही है। और आप देखिए कि ये जब लॉकडाउन लगा है, इसी लॉकडाउन में हमें शुद्ध दूध मिला है,
इसी लॉकडाउन में जब सारे होटल बंद, सारी शादी विवाह बंद, सब कुछ बंद था, तब जाके लोगों को शुद्ध फल मिला है, शुद्ध सब्जी मिली है, शुद्ध अनाज मिला है, शुद्ध दूध मिला, शुद्ध घी मिला, शुद्ध दही मिली। नहीं तो वास्तव में हमारे यहाँ इतनी भैंस और गाय है ही नहीं है कि सबको शुद्ध दूध मिल पाए। तो जितनी बीमारी बढ़ रही है, हम जहरीला अनाज खा रहे, अनाज पैदावार बढ़ाने के लिए खाद डाला जा रहा है, उस खाद हमारा अनाज जहरीला हो रहा है, फिर अनाज जहरीला हो रहा है तो डायबिटीज हो रही है, शुगर हो रही है, कैंसर हो रही है। मैं आपको एयर पोल्यूशन के 50 बीमारियां बता सकता हूं, यही बता सकता हूं। आपको वाटर पोल्यूशन से कम 20 बीमारी होती है। तो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, नॉइज पोल्यूशन हो, इन सब का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है और उसकी वजह से इतना ज्यादा समस्या बढ़ती चली जा रही है, कुपोषण बढ़ता चला जा रहा है जी। उसका जिक्र सब इसलिए यहाँ इसका पर करें, ठीक है, समाधान मैं मेरे बिल्कुल साथ सहमत हूं। आऊंगी अश्विनी आपके पास, मैं आती हूँ। विजय शंकर तिवारी सिर्फ जी भी 30 मेरे सेकंड और साथ। लूंगा आपको। हाँ सिर्फ बस ठीक है, 30 जल्दी सेकंड। से जल्दी से 30 सेकंड आपका और लूंगा। मैंने सारी बातें अश्विनी मैं जी ने हाँ कही, मैंने लेकिन मैंने मेरी- तीन आ रही हूँ, प्राइवेट सैयद हसीन मैंने मुख्तार, 3 आपके बिल पास बनाए आऊंगी थे, मैं। मैंने इन 3 मुल्कों बिल में बनाए जिनके थे। उन्होंने नाम लिए, यहाँ कोई बहुसंख्यक किसी अल्पसंख्यक पे आरोप नहीं लगाता। नहीं, वसीम सिवाय- भाई, ठीक है, चलिए मैं आती हूँ विजय शंकर तिवारी भी अरे हैं, मैं वसीम- उनका रिएक्शन भी ले लूँ, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पैनल का हिस्सा वो भी हैं। विजय शंकर तिवारी जी, विकास चाहिए तो जनसंख्या नियंत्रण करनी होगी और अगर करनी होगी तो लोगों को जागरूक करना होगा और उसी के लिए आज एक नीति लागू करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। देखो बिल्कुल श्रीन, बात तो बिल्कुल सही है। हमें आप देखिए कि 100 एकड़ जमीन इंग्लैंड में 6 लोगों के पास है, वही पोलैंड में 30 लोगों के पास है, भारत में 100 एकड़ जमीन 148 लोगों के पास है। लेकिन हम बार बार बात करते हैं कि हमारा विकास अमेरिका जैसा चाहिए, हमारा विकास इंग्लैंड जैसा चाहिए, हमारा यानी जो विकसित देश है वैसा विकास चाहिए। लेकिन जब जनसंख्या की बात आती है तो नहीं, यानी भारत में ऑक्सीजन पूरी चाहिए, अस्पताल पूरे चाहिए, नौकरी पूरी चाहिए, सड़क पूरी चाहिए, यानी सारी सुविधाएं पूरी की पूरी चाहिए। अगर कोई नहीं कर पाएगा तो उस पर आरोप लगाएंगे। लेकिन जब जनसंख्या की और आपके मंत्रियों से जब जनसंख्या की बात आती है तो हो जाएगा। हमें हमारे धार्मिक आधार पर जनसंख्या बढ़ाने दी जाए, परिवार बढ़ाने दिए जाए। हम इस देश के किसी कानून को नहीं मानेंगे, हम शरिया मानेंगे। नहीं, देखिए मेरे साथ जो यहाँ पैनल है, विजय शंकर तिवारी जी, हमारे साथ जो यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो कम से कम इस बात पर सहमत हैं, वो मानते हैं कि जनसंख्या विस्फोट कितना खतरनाक हो सकता है। और खुशी है मुझे इस बात की कि जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े उनके लिए ये बहुत एक जरूरी कदम की तरह वो इसे देख रहे हैं। लेकिन अगर इस पर सवाल उठते हैं तो सवाल फिर यही होता है कि आखिर कम आबादी को लेकर अगर चर्चा हो रही है तो फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं। बहरहाल मेरे पास वक्त इतना ही था। विजय शंकर जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहती हूँ, वक्त इतना ही था, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।